वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर क्लास 10 माई सेल्फ मोहम्मद जोइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है फंक्शंस ऑफ किडनीज और इसके अलावा इसमें हमने इसके यूरिन फॉर्मेशन और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूरिन फॉर्मेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स और इसका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये आता है। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि जब भी आपका ब्लड जब किडनी में जाता है या नेफ्रॉन्स में जाता है तो इधर जाकर ही इसने फ़िल्टर होना होता है। अब फ़िल्टर क्यों होता है? क्योंकि ताकि आपको जितने भी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर ज़्यादा ले लिया है तो उसकी भी वाटर अगर आप लेते हो तो उसकी भी फ़िल्ट्रेशन होती है। अगर आप कुछ भी खाते पीते हो तो उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है। क्यों फ़िल्ट्रेशन होती है? क्योंकि अगर उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी की नरिशमेंट के लिए, वो बॉडी से वो ले लिए जाते हैं उस मटेरियल में से, और जो रिमेनिंग मटेरियल रह गया होता है उसको यूरिन के फॉर्म में हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं डेट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या, इसका नाम से ही पता चल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि ग्लोमेरुलस या बोवेंस कैप्सूल के अंदर होगा। इसलिए हम इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विच टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस एंड द बोवेंस कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या करेगी, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फिल्टर कर देती है इस फॉर्म में। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा कि होते हैं वो होते हैं पोर्स, फिल्ट्रेशन पोर्स भी हम उन्हें कहते हैं या स्लिट पोर्स भी कहते हैं। उनके ज़रिए जितने भी ग्लूकोज वाटर ग्लूकोज सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द बॉडी, वो जो है हम लोग इस फॉर्म में फ़िल्टर कर लेते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं स्वाय प्लाज्मा प्रोटीन्स के, एक्सेप्ट प्लाज्मा आरबीसीज एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स और आरबीसीज ये क्यों नहीं फिल्टर हो पाती? ये इसलिए मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं, यहाँ स्लिट पोर्स होते हैं जहाँ से प्रोसेस फिल्टर होता है। लेकिन ये आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती है इनका साइज ना, फॉर एग्जाम्पल ये फिल्ट्रेशन पोर्स है ना, ये छोटे छोटे इस तरह फिल्ट्रेशन पोर्स एक मेम्ब्रेन पर बने हुए हैं, तो इनका प्लाज्मा प्रोटीन का साइज़ जो होगा ये बड़ा होगा। तो ये फिल्ट्रेशन पोर्स से ये वाला साइज़ जो है ये बड़ा है, इस बड़े होने की वजह से ये फ़िल्टर नहीं हो पाते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में फ़िल्टर हो जाते हैं। अब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ होगा? इधर तक, मतलब ये जो इधर इतना पार्ट प्रोसेस यानी कि ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल का जो पार्ट होता है इधर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा होगा। देन स्टूडेंट्स अगर हम एक और बात करें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं GFR। व्हाट इज़ GFR? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब क्या मतलब है इस बात का? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि हमने तो बात की थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या मतलब है इस बात का? मतलब कि वो फिल्ट्रेट जो कि जितने भी नेफ्रॉन्स है बॉडी के अंदर, किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उन सब के फिल्ट्रेट को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी कि जितना भी फिल्ट्रेशन हमें सब फिल्ट्रेट मिलता है, जो सब्सटेंस फिल्टर होकर हमें मिलते हैं उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो जितना भी हमें फिल्ट्रेट मिलते हैं सारे के सारे नेफ्रॉन्स में से निकाल के तो उसको हम बॉडी में उसको हम कहते हैं GFR। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये 125 मिलीलीटर पर मिनट ये इसकी रेट है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि 180 लीटर पर डे। अगर आपने मिनट्स के हिसाब से करना है तो 125 मिलीलीटर पर मिनट ये हम बनाते हैं, और अगर आप डे के हिसाब से करते हो तो एक नॉर्मल किडनी 180 लीटर पर डे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो बनाती है। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि जो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, तो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो है रेनल ब्लड फ्लो। रेनल ब्लड फ्लो क्यों हम बात करते हैं? हम कहते हैं कि रेनल ब्लड फ्लो जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड आप किडनी को देते हो, ब्लड में जितनी ज़्यादा किडनी, रेनल के लिए हम किडनी का वर्ड यूज़ करते हैं,
तो किडनी में जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है उतना ज़्यादा ही फिल्ट्रेशन होगी, यानी कि ब्लड अगर कम किडनी तक पहुंच रहा है तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी, ब्लड ज़्यादा किडनी तक पहुंच रहा है तो फिल्ट्रेशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड की बात करें तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर यानी कि ये वो प्रेशर होता है जो कि ये कैपिलरीज एक्सर्ट करती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है किसी भी ब्लड वेसल से आप ब्लड को पास आउट करते हो तो उधर वहाँ कुछ ना कुछ प्रेशर तो होता है। उस प्रेशर को हम अब अगर आप ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं उसके प्रेशर की बात करते हो तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो कि जिसमें जो कि कैपिलरीज एक्सर्ट करती है जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है या यहाँ से जो प्रोसेस होता है ब्लड फ्लो करने का तो उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। तो ये भी है कि अगर जी प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा और आपकी फिल्ट्रेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमने एफरेंट आर्ट्रियोल था और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो मैं कहती हूँ कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स, यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं इनकी कंस्ट्रिक्शन हो गई है। अब फॉर एग्जांपल इसमें ये एफरेंट आर्ट्रियोल पहले डायलेट थी, इस तरह थी, अब ये कंस्ट्रिक्ट की हैं तो ये बिल्कुल नैरो हो गई हैं। अब जब ये नैरो हो गई हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनमें से ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड फ्लो जो है वो ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन जो है ये भी कम हो जाती है। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब इसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो ब्लड बहुत जल्दी से इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों इंक्रीज़ करता है कि एक चीज़ ब्लड फ्लो कर रहा है, 110 आपने ब्लॉक लगाया है, कंस्ट्रिक्ट किया है, तो वो 110 प्रेशर जो जितना इधर बचा हुआ था वो प्रेशर 110 आगे चला गया, तो ये हम कहते हैं ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर गया। देन उसके बाद ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि इधर को तो कोई प्रेशर नहीं था तो रिमेनिंग ख़त्म हो गया इधर से और थोड़ा थोड़ा अब आ रहा है तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल ये भी कंस्ट्रिक्ट करते हैं। अब ये जो फैक्टर है ना ये रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल होती है और इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लड प्रेशर को उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये जो फैक्टर्स हैं ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन स्टूडेंट्स ये जो था हमने पढ़ा ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ हो गई, इधर इस जगह पे, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था रिलेटेड टू यूरिन फॉर्मेशन। देन हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके स्टूडेंट्स अगर हम स्टार्ट करते हैं किडनी के फंक्शन से, तो किडनी के फंक्शंस में अगर हम सबसे पहले इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन है इसका यूरिन फॉर्मेशन। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या तो इस फॉर्म में आ जाएगा कि स्टेप्स लिख दें यूरिन फॉर्मेशन के, या फिर किडनी फंक्शन के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। तो जो इस फॉर्म में आता है इसका मतलब है कि आपने इसके तीन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो तीनों आपने बताने होते हैं। लाइक इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये इसका फर्स्ट स्टेप है। देन द सेकंड स्टेप इज ट्यूबुलर reabsorption and then is tubular secretion। तो स्टूडेंट्स ये तीन स्टेप्स जो हैं इसको बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके क्या कौन सा स्टेप किधर फंक्शन है इसका किधर परफॉर्म करता है, ये नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इसमें कहाँ रीअब्जॉर्प्शन होती है, कहाँ फंक्शंस होते हैं, तो ये सारा हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। रीअब्जॉर्प्शन, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर या अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्यूब्यूल्स यानी कि जो ट्यूब्यूल्स हैं इनसे रीअब्जॉर्ब होकर बैक टू द ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड है तो ये ट्यूब्यूल्स है ना ये ब्लड के अंदर आ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपका सेकंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इसमें क्या होना है कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस से रिलेटेड टू बॉडी उन्होंने रीअब्जॉर्ब हो जाना है। अगर तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, अगर ये स्टेप नहीं होगा तो आपकी बॉडी का बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी से वो रिलीज़ हो जाएंगे और बॉडी को वो नहीं मिल पाएंगे।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर योर बॉडी रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में अगर का स्टेप होता है कि ट्यूब्यूल से वापस ब्लड में मटेरियल हमारा आ जाता है रीअब्जॉर्ब होके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब अगर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसमें इसे हम ना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसे हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, मतलब सारे के सारे सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके जो बॉडी है यूरिन होता है, यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो तो इस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, इसमें ग्लूकोज, वाटर, वाइटामिन्स ये अब्जॉर्ब होते हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। देन अगर आप बात करते हो मैकेनिज़्म की कि ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव मैकेनिज़्म है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमें पता है कि ऐसे ट्रांसपोर्ट यानी कि द अपहिल मूवमेंट यानी कि किसी ऊपर जाने के लिए जो द अपहिल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेस विच रिक्वायर एटीपी। फॉर एग्जांपल इधर अगर आप देखते हो तो ये अपहिल मूवमेंट है, ऊपर जाना है, तो इधर अब जो ट्रांसपोर्ट होगी उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड देन सेकेंड इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो भी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें हमें एटीपी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है, सिंपली मटेरियल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड अदर वन इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का हमने पढ़ा था, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक सोल्यूट टू हाइपोटोनिक सोल्यूट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये हमारा ये मैकेनिज़म्स जो होते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर होते हैं। देन स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आप बात करते हो साइट की कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होती है, तो साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट। अब इसमें 88% हमारा जो पार्ट होता है वो यहाँ फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेट इधर से आता है और पीसीटी यानी कि इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस पार्ट के अंदर जो है वो 88% जो फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इस पार्ट के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रीअब्जॉर्प्शन। एंड देन इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, अमोनिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये इसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं लिख देती हूँ, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एक्स्ट्रा, ये जो मटेरियल्स हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि 88% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाती है। देन अगर आप सेकंड बात करते हो तो वो है लूपा फैनले। लूपा फैनले जो है ये है लूपा फैनले, ये यू शेप स्ट्रक्चर जिसकी बात हमने की थी। अब इसमें क्या होगा कि आप देखते हो कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब ये वाला है इसके अंदर सॉल्ट्स अब्जॉर्ब होते हैं। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि जो लूपा फैनले है इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड ये रीअब्जॉर्प्शन होती है और वाटर की होती है, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर और असेंडिंग लिम्ब में जो है वो सॉल्ट वगैरह जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो ये वाला पोर्शन जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम, कैल्शियम, वाटर, बाइकार्बोनेट्स ये जो हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इधर इस पार्ट के अंदर। देन स्टूडेंट्स अब क्या होता है कि जितनी भी ये रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है ये ब्लड में जाकर ये ट्यूब्यूल से निकलते हैं और ब्लड में आ जाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ये सारे मटेरियल्स जो हैं ये आराम से प्रेजेंट होते हैं। क्यों, कहाँ से आते हैं, फिल्ट्रेट का प्रोसेस होता है। देन रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, रीअब्जॉर्प्शन में ये होगा कि जो इधर से ब्लड हमारे रीअब्जॉर्ब मटेरियल आए हैं ब्लड में वो ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड आगे से फर्दर जिधर ज़रूरत होती है वो पहुँचा देता है। देन ये क्या होगा कि हमारा जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। पर थर्ड प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि ट्यूब्यूल से ब्लड में आता है, सिक्रीशन में होगा कि सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड से ट्यूब्यूल में सिक्रेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस।
अब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी की पीएच को 7 में मेंटेन न्यूट्रल करता है, उसकी पीएच को मेंटेन, बॉडी फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इसका हमें कैसे पता चला था? साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने सबसे पहले जो रिसर्च की थी वो था, जो उन्होंने स्टेन यूज़ किया था उसे हम कहते हैं डाइफिनोल रेड। यानी कि उन्होंने अपनी जब किडनी को ये डाइफिनोल रेड स्टेन दिया था तो उसमें हमें ये पता चला कि जो ब्लड ट्यूब्यूल से ब्लड में ये रेड कलर आया है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं डाइफिनोल रेड। ये क्यों आया? इस प्रोसेस के थ्रू, ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू। तो ये एक रिसर्च थी जो वेरी फर्स्ट टाइम ये ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए साइंटिस्ट ने किडनीज के ऊपर की थी। तो ये मैंने आपको बता दिया डाइफिनोल रेड। वैसे इसका मेन मकसद जो ट्यूबुलर सिक्रेशन का होता है वो ये होता है कि बॉडी के फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करना है, यानी कि पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 7 to 8 के दरमियान जो पीएच को मेंटेन करता है वो प्रोसेस जो होता है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो करते हैं वो ट्यूबुलर सिक्रेशन वाले। तो वो ये है कि जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ ब्लड जो है ब्लड से सिक्रेशन होनी है इन ट्यूब्यूल्स में, तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। मैंने अब आपको जितने भी यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स थे वो मैंने आपको इसके बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आप बात करते हैं यूरिन की, अब हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिन जो है इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी क्या रेशो होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर MCQs। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो यूरिन के अंदर वाटर भी होता है। अब वाटर कितने % होता है? 90, यूरिन के अंदर 95% जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया ये भी प्रेजेंट होता है 9.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। देन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी, डेट इज़ 1.8 ग्राम पर लीटर। देन इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम जो है वो 1.1 एंड पोटेशियम जो है वो 0.75। तो स्टूडेंट्स ये जो कंसंट्रेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, कि इसमें वो पूछ सकते हैं कि यूरिन में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी क्या होती है रेशो, क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बॉडी को इनकी ज़रूरत भी होती है। अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर भी बॉडी में होता है, लेकिन यूरिन में भी ये एक्सक्रीट होता है। यूरिया बॉडी के अंदर होता है लेकिन यूरिन में भी ये एक्सक्रीट होता है। सेम इज़ अ केस क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम ये भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट होते हैं। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के हमें यूरिन का इसकी कंसंट्रेशंस का पता होना बहुत ही ज़रूरी था, तो ये मैंने अब आपको बता दी। बिसाइड यूरिन फॉर्मेशन इसकी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है वो किडनी किस तरह मेंटेन करती है। तो ऑस्मोरेगुलेटरी का हमें पता होता है कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, कि द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब ये ऑस्मोरेगुलेटरी में हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मेंटेन करना। अब इसको किडनी किस तरह मेंटेन करती है तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि अगर वाटर जो है वो ज़्यादा हो गया है, बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर। अगर वाटर बहुत ज़्यादा हो गया पानी के अंदर बॉडी के अंदर तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं कि जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस हमने सेकंड स्टेप जो पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन, ये जो है ये कम हो जाएगा, ये कम, ताकि ये कम रीअब्जॉर्ब होगा तो इसका मतलब है एज अ रिजल्ट आपको डाइल्यूट यूरिन मिलेगा। ये डाइल्यूट यूरिन क्यों मिलेगा? क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा था बॉडी में, फिल्ट्रेशन उतनी ज़्यादा हो गई लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा और एज अ रिजल्ट डाइल्यूट यूरिन मिलता है। सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं कि अगर वाटर जो है वो कम हो, बॉडी के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, शॉर्टेज हो गई है, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन जो है ये भी कम हो जाएगी। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी कि वही वाटर बार बार रीअब्जॉर्ब होगा ताकि उसके अंदर से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल लिए जाए, तो वो रिसाइकल होता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो रीअब्जॉर्ब होता रहेगा और एज अ रिजल्ट आपको कंसनट्रेटेड यूरिन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये है वो मैकेनिज्म कि किस तरह जो बॉडी है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन किस तरह मेंटेन करती है। इसमें अब ये फुल अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। अब इसमें ADH हार्मोन जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर किडनी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताते चलूँ कि अब जो क्वेश्चन आएगा वो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया तीनों स्टेप।
उसका हमने डिटेल पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन की बात की जाए तो आपने ये वाले जो स्टेप्स हैं ये लिख देने हैं और डायग्राम ज़रूर बनानी है साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके किडनी डिसऑर्डर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।